हाय गाइस। एग्जाम बूस्टर कोर्स में जो बोर्ड परीक्षा के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर की अभी बात हम लोग कर रहे हैं। लगातार तो आपको वीडियो मिल ही रहा है और उसी के सीरीज में कुछ हमको दिखा कि एक इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ पॉइंट्स हमको नजर आए, तो उन सबको मैंने एक जगह पर कलेक्ट किया और सोचा कि आपके सामने उसको दे दूं ताकि आप उसे सुन करके और याद कर लेंगे अपने आप में, ताकि कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से टच कर ही जाएगा आपको। साथ में छोटे छोटे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी हम आपसे बात करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, तो इसकी भी चर्चा हम आपके लिए करेंगे। उसका फिक्र आपको नहीं करना है, आपको जब बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बस अच्छा लगने से मतलब है, सिर्फ अच्छा लगने भर से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से भी है कि वो हमारे एग्जाम के लिए प्रॉपरली कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खैर, उस पर तो हम ध्यान दे ही रहे हैं और आपका भी ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि आप भी फोकस करो उन चीजों को। सिर्फ अभी एकदम बिल्कुल सेलेक्टिव वे में जाना है, एकदम चुनी हुई बातों को सीखनी है, चुनी ही बातों को डिस्कशन करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, और इसी के लिए खास करके हमारा हेल्प आपको जरूरी है। क्योंकि अथाह समंदर में पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट डैमेज हो जाएगा और ऐसे में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाएगा और हम अच्छे मार्क लाकर नहीं आएंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने कार्बनिक यौगिक चैप्टर से ही आपके लिए कलेक्ट किया है। देखिए ना, टॉपिक भी लगाया है, मुख्य बातें जो ध्यान देने योग्य है। मतलब अब तक जितना हम लोग पढ़े, जितने क्वेश्चन जो बोर्ड के थे या कुछ जो हम लोगों ने डिस्कशन किया सब्जेक्ट मैटर पर, उन तमाम बातों के अलावा अब जो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, जहां से कि हमें बिल्कुल चुन करके चीजों को निकालना है, और वही निकाला है मैंने ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात जिस पर ध्यान बिल्कुल आपका नहीं जाता होगा और वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनेंगे आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर नीला लौ देता है। फिर से बोल रहा हूं, जब आप इसको हेडफोन लगा करके सुनेंगे तो ये आवाज ही आपको चीजें याद करवाएगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर नीले लौ देता है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर एल्केन, ये एल्केन के 3 ग्रुप बनाए गए हैं इसकी अवस्था के हिसाब से, C1 से लेकर के C4 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। C5 से लेकर के C17 तक ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और C18 और उसके ऊपर के जो हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप का होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप का होता है, वो ठोस अवस्था में। एल्केन के अणु अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय पर थोड़ी चर्चा एक लाइन में कर देता हूं। नॉन पोलर कहते हैं, मतलब ये आयोनाइज नहीं होता है, आयनीकरण की व्यवस्था, जब भी रासायनिक प्रतिक्रिया में ये भाग लेता है तो ये सहसंयोजक बंधन से यौगिकों का निर्माण करता है। आप ध्यान से सुने कि नहीं, सहसंयोजक बंधन से यौगिकों का निर्माण करता है, इसीलिए इसमें पोल फॉर्मेशन यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो आवेश कहते हैं उस तरह का निर्माण नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको अध्रुवीय कहा जाता है। खास करके एल्केन इस अवस्था का हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए एलपीजी, मैंने यहां सिर्फ एलपीजी लिखा है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये घरेलू गैस है जो हमारे खाने बनाने के लिए सिलेंडर में आते हैं, वही एलपीजी है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का 2 आइसोमर यानी 2 समावयवी, तीनों का ये मिक्सचर होता है। हालांकि मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन का ही दोनों आइसोटोप है। तो ये देखिए, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और प्लस प्रोपेन, ये तीनों ही मिल करके क्या बनाता है, एलपीजी का निर्माण करता है। तो
ये हो गया। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जब आपके घरों में गैस लीक करता है, जैसे मान लो कहीं पाइप क्रैक कर गया या कहीं पे कोई और बात हो गई या गैस हमने ओपन छोड़ दिया, तो उसकी गंध फैल जाती है। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारा सिलेंडर से गैस लीक कर रहा है या चूल्हा ओपन रह गया, उसको हमने बंद नहीं किया। इसके लिए उसमें एक अलग से गैस मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। यह गैस गंध के लिए ही मिलाया जाता है। तो ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एलपीजी में ऐसा कौन सा गैस मिलाते हैं ताकि हमें गंध आती है। तो ये इथाइल मरकैप्टेन का है। उसके बाद देखिए सीएनजी, आजकल सीएनजी का बहुत मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गया है ना। जैसे वो ऑटो वगैरह सीएनजी टाइप का आता है या बसें भी आती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। और ये एक्चुअली मीथेन है। मैक्सिमम इसमें 80% क्या रहता है, मीथेन गैस ही रहता है। उसके बाद पेट्रोल, देखिए ये सभी पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन ऑयल हो, ये सभी अल्केन है। पेट्रोल C6 से C8 वाली श्रृंखला का अल्केन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। केरोसिन ऑयल हालांकि अब आ नहीं रहा है, लेकिन जानकारी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। C11 से C15 तक का जो कार्बन चेन है एल्केन ग्रुप का, वो केरोसिन ऑयल के लिस्ट में आता है। डीजल C15 से C18 यानी कार्बन 15 से कार्बन 18 के बीच का जो चेन होता है, उस तरह के ही श्रृंखला से डीजल का निर्माण होता है। सो ये भी तीनों काफी महत्वपूर्ण थे, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी। इन सब के विषय में एक तमाम जानकारी आपके पास होना बिल्कुल जरूरी है। आइए उसके बाद हम लोग एक और बात देखते हैं कि एसिटिलीन और अन्य एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक पर चर्चा थोड़ी देर के बाद हम कर देते हैं आपको। ये बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। शुरू में मैंने बताई थी ये बात आपको कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला वाला, कार्बन के चेन है ना खुले होते, वो श्रृंखला खुली रहती है। और एरोमेटिक में कार्बन चेन क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद श्रृंखला वाला। तो उसी को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक हैं, ये दोनों को अगर ऑक्सीजन के साथ आप जलाइए तो ये कालिख युक्त पीला लौ देता है। तो ये यहाँ पे अंतर आया ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीला लौ दे रहा है और एसिटिलीन तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये पीला लौ देता है। ये भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो हमको उसका सही जवाब देना है, अगर नहीं पूछा तो जानकारी आई मेरे पास। लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना प्रबल होती है। और ये कभी ना देखना है कि अब से पहले तो कभी पूछा नहीं, अब भी नहीं पूछेगा। भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगता है उस पर फोकस कर ही देना है, उसको छोड़ना नहीं है, ताकि एक एक मार्क की कीमत है। आप एक बात समझ के रखिएगा, अगर किसी को 299 मार्क आता है और आपको भी मालूम है कि 300 पर फर्स्ट डिवीजन है, वो कितना अफसोस होगा कि जीवन भर के लिए वो सेकंड डिवीजन मैट्रिक माना जाएगा, जबकि 299 मार्क उन्होंने प्राप्त किया। थोड़ी सी लापरवाही कहीं पर की होगी, एक मार्क का वैल्यू उसको समझ में आ गया। यहाँ तो मैंने 400 प्लस की बात की है आपसे। वादा थोड़ा मजबूत है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो मेहनत जब हम करेंगे, राइटिंग थोड़ा सा अपडेट रखिएगा। आपकी जो लिखावट है वो भी एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी थोड़ी बहुत सुधार उसमें आप ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि अच्छे राइटिंग पर भी मार्क खुश होकर के आपको एग्जामिनर देते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट में, वनस्पति तेल और संतृप्त श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो ऑब्जेक्टिव है आपका कि वनस्पति तेल जो है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो यह जवाब देंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। उसमें ऑप्शन से आपको घेर लेगा, एक देगा संतृप्त, एक देगा असंतृप्त, एक देगा खुली श्रृंखला, एक देगा बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला में तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता नहीं है, तो यह समझना है कि ये असंतृप्त श्रृंखला वाला
हाइड्रोकार्बन होता है कौन? वनस्पति तेल। लेकिन ये वनस्पति तेल, अब आपको आगे ये भी देखना है कि ये एसिड होता है, तो दो ऑब्जेक्टिव का ये मादा रखता है। वसीय अम्ल, फैटी एसिड कहते हैं इसको, है ना। आगे अब आने ही वाला है स्टरीफिकेशन, यानी साबुन अपमार्जक वगैरह देखेंगे तो उसमें इन सब बातों की चर्चा होगी, लेकिन अभी जहां है वहां की बात करते हैं। मतलब कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, मेरा ये कोशिश है। हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर चीज तरीके से और बेहतर मिले, है ना। इस सब सुनने में कोई घबराहट और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को गौर से समझना है, तभी जाकर के बेटा स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो हमेशा सब्जेक्ट में ही लगे नहीं रहना है। बीच बीच में जो मैं आपको कुछ अन्य बातें करता हूं, इससे क्या होता है, आपका माइंड सेट, है ना, फिर से तैयार होता है। थोड़ा काम किया, थोड़ा थका, नई बात सुना, फिर वो चार्ज हुआ, फिर वो अगली बात सुनने को तैयार होता है। इसीलिए बीच बीच में हम ब्रेक देते हैं आपको अन्य बातों के सहारे। यहां इस चीज को देखें, ये देखिए एसिटिलीन गैस है, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, ये एसिटिलीन गैस है। बहुत बहुत बढ़िया चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो वो जल करके, एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ जल करके एक नए प्रकार के गैस का निर्माण करता है, जिसका नाम है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। क्या नाम है इसका? ऑक्सी एसिटिलीन गैस। और जब ये बनता है ना बेटा, 2800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। और ये एसिटिलीन गैस इतना साधारण नहीं है, आपको मैं जस्ट थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं कि एसिटिलीन गैस ही एक ऐसा गैस है जो हमें एलिफेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट करवाता, अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऑक्सी एसिटिलीन गैस बनता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसका काम जानते हैं, लोहा को काटने और लोहा को जोड़ने में इस्तेमाल ये होता है। वेल्डिंग जो आप करते हैं ना, तो वेल्डिंग में इसी गैस का इस्तेमाल होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त। लिख दिया है मैंने, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। एक और छोटी सी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहा कि प्राइमरी अल्कोहल किसका नाम है, तो इथाइल अल्कोहल को ही प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। तो आप याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सब चीज की चर्चा होने वाली है, या होगी नहीं होगी अलग बात है, पर ये होते हैं। तो C2H5OH को प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। उसके बाद एक और जो कॉमन मिस्टेक है, जनरली बोलते सभी हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रह पाता है कि इसको टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, जब इथाइल अल्कोहल के साथ हम आयोडीन को मिलाते हैं, तो इस दोनों का जो मिक्सचर है ना, यही कहलाता है टिंचर आयोडीन। यानी इथाइल अल्कोहल और आयोडीन का जो मिक्सचर है वही कहलाता है टिंचर आयोडीन। तो इसकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को अचार उचार बनाने के लिए बहुत सारा। अच्छा, एसिटिक एसिड को मैंने कभी पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एसिटिक एसिड को सिरका भी कहते हैं, है ना, अचार वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। अब ये हो गया। अब आपको दो बातें मैं बताऊंगा कि हेलोजनीकरण क्या है और हाइड्रोजनीकरण क्या है ना। आइए दिखाते हैं। इन सब चीजों को आप एकदम बिल्कुल एक नजर देख भी लेना है और सुनना है। मैं बार बार कहता हूं कि ये सब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसे मतलब हिस्से हैं आपके पढ़ाई के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसको सुनने से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तैयार होगा। तो ये एजुकेशनल चैनल है, थोड़ी गंभीरता से आपको इसको सुनना और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप इसको जैसे वो जो फेसबुक पर रील्स वगैरह देखते हैं ना, वो चीज ये नहीं है। आपको ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको न ज्ञान होगा न मेरा सपना साकार होगा। इसको ध्यान से सुने और गंभीरता से वीडियो को समय दें। जब समय देंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा। आइए देखते हैं कि हेलोजनीकरण या उसको हेलोजिनेशन कहते हैं, ये क्या है। देखिए, एक्चुअली ये
हेलोजनीकरण जो है वो संतृप्त हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन तो आप समझते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ग्रुप है ना इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो हेलोजनीकरण क्या है, इसके विषय में अगर लिखने के लिए कहा, जनरली आता है ये क्वेश्चन, हेलोजनीकरण, हेलोजीनीकरण, हेलोजिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, है ना, हेलोजिनेशन, हेलोजीनेशन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ जब डिफ्यूज्ड सनलाइट में होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन एक एक करके हटता जाता है, क्लोरीन उस पर ऐड होता जाता है। ये स्लो रिएक्शन है, क्योंकि एल्केन इतना ज्यादा भूखा नहीं है केमिकल रिएक्शन करने के लिए कि वो तुरंत दौड़ जाएगा, क्योंकि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सीधी सी बात है कि एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, अभिक्रिया Cl2 के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट में, तगड़ी रोशनी की भी जरूरत नहीं है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, सूर्य प्रकाश कह सकते हैं, विसरित कहते हैं हिंदी में इसको, या विसरित सूर्य प्रकाश कह सकते हैं, विसरित सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया Cl2 के साथ डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में होना ही, बस आंसर यही है, लेकिन उदाहरण देना पड़ेगा, हेलोजीनीकरण कहलाता है। बस एक छोटी सी अभिक्रिया मैं आपको शेयर कर रहा हूं, है ना। ये जब भी पूछेगा तो लॉन्ग टाइप में पूछेगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल आप शेयर करेंगे ना, तो एग्जाम्पल शेयर करने में ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पकड़ा जाएगा, और इसीलिए ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में पूछ दे, केमिस्ट्री में पूछ सकता है, कोई भारी बात नहीं है। आइए 4 चरण में मीथेन की अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ। यहाँ पर हम लोग सीधा सूर्य प्रकाश लिखेंगे, है ना, हालांकि अब नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, पर रिएक्शन में लिखना चाहिए। तो ये क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से लिखते हैं, देखिए यहाँ से इसको दिखा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ क्लोरीन बैठता है और HCl बनता है, यानी ये जो बन करके आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, H आएगा, यहाँ Cl लगा दीजिए, यहाँ H और यहाँ, और प्लस एक HCl यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, या क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन कहते हैं, ठीक है। फिर अब तो हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, तो देखिए ध्यान से, ध्यान देना है, H है, यहाँ Cl है, यहाँ भी H है, एक एक करके देखिए ना, Cl को H को हटाएगा और चीज फिर वही है, सनलाइट है ना, सूर्य प्रकाश है, चीज वही है, कोई अंतर नहीं। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक Cl और फिर एक हाइड्रोजन निकला और फिर एक Cl यहाँ आया। अब यहाँ H है, यहाँ H है, और फिर एक HCl बना, इसको बोलेंगे डाई क्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे डाई क्लोरोमीथेन, या मिथाइल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं, जैसा मर्जी हो वैसा कहें, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दोनों सही, डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइल डाइक्लोराइड, क्लोरोमीथेन। आराम से समझना, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत है ही नहीं। अब फिर देखिए तीसरे चरण में C आ गया, यहाँ भी Cl बैठा हुआ, यहाँ भी Cl है, यहाँ H है और यहाँ H है,
फिर Cl2 आया, फिर सूर्य प्रकाश आया, और अब की बार क्या होगा, अब 3 क्लोरीन आ जाएगा। Cl आया, Cl आया, Cl आया और H रहा और प्लस HCl आया। इसको बोल देंगे ये ट्राइक्लोरोमीथेन। डाई को 2 और ट्राई को 3, ट्राई क्लोरोमीथेन, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन ये हो गया। अब चौथे स्टेप में, लास्ट स्टेप है आपका, अब क्या होगा, अब यहां देखिए बढ़िया से समझते हैं, ये यहां ऐसे लिया, अब यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, लेकिन यहाँ H है। फिर एक बार Cl2 ने प्रयास किया, और जब सूर्य प्रकाश में ये प्रतिक्रिया हुई, तो जैसे ही ये प्रतिक्रिया हुई, तो अब की बार आपको चारों हाइड्रोजन गायब हो गया और चारों पर आकर के क्लोरीन बैठा और फिर एक HCl बना। इसको बोलते हैं CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 3 चरण में, 4 चरण में हुआ कि नहीं। पहली बार जब एक क्लोरीन ने रिएक्शन किया, तो एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन आकर के बैठा। फिर अगले चरण में एक हाइड्रोजन और हटा, एक क्लोरीन फिर आकर के बैठा। फिर तीसरे चरण में एक हाइड्रोजन फिर से हटा, फिर एक क्लोरीन आकर के बैठा, और चौथे स्टेप में चारों हाइड्रोजन निकल गए और चारों पर आकर के क्लोरीन बैठ गया और नाम पड़ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप कहेंगे ये तो एक ही बार में हो जाता, नहीं होता है। और इसका कारण ये है कि मीथेन जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर है, वो इतना फास्ट रिएक्शन क्लोरीन के साथ नहीं करता है, और एक रिएक्शन करता भी है तो उसके लिए थोड़ी शर्त लगानी होती है, और वो शर्त भी आपके साथ है। और इस तरह से इसको हम लोग हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आपको जब भी पूछा जाए तो क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से जवाब दीजिएगा। अगर 2 मार्क में पूछा तो सीधा आप एक लाइन लिख करके कि हैलोजन का विस्तृत सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के साथ अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया धीमी होती है, और क्लोरीन जो है या हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन पर धीरे धीरे अपना कार्बन पर हाइड्रोजन को विस्थापित करके अपनी पकड़ बनाता है या अपने आप को वहां सेट करता है। इसी प्रतिक्रिया को हम लोग हैलोजनीकरण कहते हैं। ये लाइन तो सब जगह लिखना है, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में पूछा लंबे लंबे आंसर के लिए, दीर्घ उत्तरीय में, ये पूरा मीथेन का ही जनरली दिया जाता है, और आप भी मीथेन ही देना। इथेन भी देंगे तो फिर रिएक्शन लंबा खींचेगा, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इथेन देंगे तो हमको ज्यादा मार्क मिलेगा, मीथेन पर ही उतना मार्क मिल जाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। अब एक है हाइड्रोजिनेशन, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको आप देख लीजिए, आपको पॉज करके अपना जैसा लगेगा। उसके बाद है हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजिनेशन। ये भी हमको बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। ये तो खैर 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ होगा ही नहीं आगे। सिंपल सी बात है कि जो हाइड्रोजिनेशन होता है, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन जिसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ये जो है ना बड़ा ही ढंग का मामला है। तो एक ही लाइन का हाइड्रोजनीकरण, ये तो बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा ढंग का चीज है यार। एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो वो एल्केन बन जाता है। इसी प्रतिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, है ना। एल्कीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है।
उसकी अभिक्रिया जब आप पैलेडियम, देखिए उत्प्रेरक का रोल होता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को क्या करता है, हिंट देता है, कोऑपरेट करता है ना, रिएक्शन को इजी करता है। तो उसके उपस्थिति में जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्केन बन जाएगा और संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी एल्कीन की अभिक्रिया पीडी, पैलेडियम को पीडी कहते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब करवाई जाती है। अच्छा आप बताइए तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको रात में सोते समय भी अगर आप सुनेंगे तो भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा, देखना उतना जरूरी नहीं है पर सुनना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सुनने से ज्यादा याद होता है, देखने से उतना याद नहीं होगा जितना वो सुनने से होगा। और कोई भी चीजें जब आप सुनते हैं तो वो आप दिमाग से फ्री रहते हैं, उस समय में ध्यान हमेशा उस सुनने पर होता है, इसीलिए वो चीजें ज्यादा याद होती है। की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ कराने पर एल्केन बनता है, एल्केन बनता है। इसे ही एकदम 2 मार्क फ्री में आपको मिलेगा, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आ गया, खत्म कहानी। इसे ही हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हो गया। रिएक्शन भी दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है। C2H4, ये आपको अच्छा लगेगा इस तरह से, जब मैं CH2 और CH2 या यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, आ गया। और इस पर आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए और यहाँ पे PD लिख दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको C2 और H6। ये है इथीन या एथिलीन कह सकते हैं, और ये है इथेन। ये और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बस ज्यादा जो है ना काम करने की जरूरत नहीं, जितना लिखो एकदम संशोधित रूप में लिखो ताकि उस पर मार्क दो। एग्जाम में कभी भी जरूरत से ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजों को कुछ लोग बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। क्वेश्चन है आपको 2 मार्क वाला, पूरा उसका फाइल खोल देते हैं, ऐसे में भारी नुकसान होता है। क्योंकि जब भी आप आगे जरूरत से आगे जाएंगे तो गलती होने का तो चांस रहता है, कोई वर्ड गलत लिख लिया कुछ तो मार्क काटने का अथॉरिटी हो जाता है और इसमें मार्क कटने का डर रहता है। इसलिए एक बैलेंस, एक संतुलन बना करके क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी है ताकि आपको बेहतरीन मार्क मिले, एग्जामिनर खुश हो आपके कामकाज से। ऑब्वियसली वो अच्छा मार्क देंगे आपको, और आपको तो देंगे ही देंगे। आप हमारे साथ हैं, LN Academy 24 के साथ हैं। ये प्लेटफॉर्म है ना आने वाले समय में, और आज भी एकेडमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है, कोई डायलॉग नहीं, एक सादगी से भरा हुआ चैनल है, सादगी से भरा हुआ सब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल है, लीगल है। इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने दोस्तों को भी ये मतलब हिंट करें कि वो भी इससे जुड़े और वो भी फायदा ले। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक अच्छा ग्रुप आप तैयार करेंगे तो कल को वह ग्रुप आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे करके, अच्छा हेल्प दे करके अच्छे स्कोर तक ले जाएगा। थैंक यू सो मच।